हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये केवल एक चैप्टर तक लिमिटेड नहीं रहता है, पूरे फिजिक्स में इसका यूज़ होता है। तो आज हम लोग वेक्टर के बारे में केवल जनरल पॉइंट्स पढ़ेंगे, मतलब अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जब हम आगे वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें पढ़ें तो हमको उसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। तो आज हम लोग वेक्टर किसे कहते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स जैसे समान सदिश क्या है, विपरीत सदिश क्या है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और अपना कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं कि वेक्टर किसे कहते हैं। तो देखिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब भौतिक राशियां, उन्हें दो भागों में बांटा गया। पहला स्केलर क्वांटिटी, जिसको बोला जाता है अदिश राशि, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, जिसको बोला जाएगा सदिश राशि। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को हमने बोला स्केलर मतलब अदिश राशि, और दूसरे को बोला गया वेक्टर मतलब सदिश राशि। तो सबसे पहले हम अदिश राशि स्केलर देखते हैं कि स्केलर अदिश राशि किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बर्तन है और उसमें छोटे छोटे इस तरीके से भाग किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लेते कि इसके किसी भाग में यहाँ पे हमने 1 लीटर पानी डाल दिया। हमसे पूछा गया टोटल पानी कितना भी, तो हम क्या बोलेंगे 1 लीटर। फिर यहाँ पे 1 लीटर और पानी डाल दिया गया, तो हमसे पूछा गया कि इस बर्तन में टोटल कितना पानी, तो हम एक और एक को जोड़ देंगे और कितना बोलेंगे 2 लीटर। फिर यहाँ पे मान लीजिए 1 लीटर पानी और डाला गया, तो हमसे पूछा गया अब कितना पानी है, तो हम बोलेंगे 1, 2 और 1 3 लीटर। यहाँ पे किसी ने 2 लीटर पानी डाल दिया, तो अब टोटल कितना हो गया, तो 2, 1 3 और 2 5 लीटर। मतलब अगर हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि टोटल कितना पानी है, तो हम क्या कर रहे हैं, केवल उसके मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं। वो कहाँ रखा गया है, कैसे रखा गया है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमें केवल एक चीज से मतलब है, उसके परिमाण से, कि मतलब उसकी मात्रा कितनी है। यहाँ 1 लीटर था तो 1 लीटर, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर परिमाण हो गया तो 3 लीटर, यहाँ पे 2 लीटर और डाला तो 5 लीटर। तो इस तरीके की भौतिक राशियां जिसके लिए हमको केवल परिमाण की आवश्यकता पड़े, वो क्या कहलाएंगी, स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशियां। तो अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होंगी जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इनको हम सामान्य बीजगणितीय नियमों से जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जैसे सामान्य बीजगणितीय नियमों से, जैसे 1 और 1 2, 2 और 2 4, इस तरीके से हम इसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होंगी जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और इनको सामान्य बीजगणितीय नियमों के अनुसार जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जा सकता है। ये बात समझ में। अदिश राशियां क्या होंगी, तो अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इन्हें साधारण बीजगणितीय नियमों से जोड़ा, घटाया या गुणा भाग किया जा सकता है। उदाहरण अगर कोई पूछे तो जैसे एक तो हमने यहाँ पे आयतन देख लिया, लीटर किसका मात्रक होता है, आयतन का, तो एक तो आयतन हो गया। वैसे ही लंबाई होता है, चाल होता है, कार्य होता है, ये सब कैसी भौतिक राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। इनको बताने के लिए या इनका कैलकुलेशन करने के लिए हमको केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे, जो मेन हमको पढ़ना है कि सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज किसको बोलेंगे।
ठीक, तो एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है, इस पे दो लोगों ने बल लगाया है। एक ने आगे की तरफ बल लगाया 4 न्यूटन और दूसरे ने भी आगे की तरफ बल लगाया 3 न्यूटन। इसमें एक ने आगे की तरफ बल लगाया 4 न्यूटन और दूसरे ने बल की पीछे की तरफ बल लगाया 3 न्यूटन। इस पर एक ने आगे की तरफ बल लगाया है 4 न्यूटन और एक ने ऊपर की तरफ बल लगाया है 3 न्यूटन। तो इन तीनों ही केस में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस वस्तु पे कितना नेट बल काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक वस्तु है, बल का मात्रा देखिए, बल का परिमाण बराबर है, दो लोग बल लगा रहे हैं, दोनों में से एक 4 न्यूटन का और दूसरा 3 न्यूटन का, बस डायरेक्शन हमने बदला है। एक टाइम दोनों एक साइड है, इसमें एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ, और इसमें दोनों एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हुए उस बल को लगा रहे हैं। तो क्या इन तीनों के लिए एफ नेट बराबर आने वाला है? तो नहीं। देखिए यहां पे दोनों एक ही दिशा में है, तो हम क्या करते हैं, एफ नेट किसके बराबर आएगा, 7 न्यूटन। मतलब ये 7 न्यूटन के बल से आगे की तरफ जाएगा। यहां पे क्या होगा, तो यहां पे 4 न्यूटन से एक आगे की तरफ खींच रहा है और 3 न्यूटन से एक पीछे की तरफ खींच रहा है, तो यहां पे ये 1 न्यूटन के बल से आगे की तरफ जाएगा। यही तो हम लोगों ने 10th में सीख रखा है एफ नेट निकालने का तरीका। जैसे अगर हम बोले कि यहाँ पे 3 न्यूटन लगा है और यहाँ पे पीछे 3 न्यूटन, तो आगे की तरफ एक 3 न्यूटन बल से खींच रहा है और पीछे की तरफ भी एक 3 न्यूटन बल से खींच रहा है, तो क्या इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा? नहीं, जितने बल से आगे खींच रहा है उतने ही बल से इसको पीछे भी खींच रहा है, तो ये यहाँ से हिलेगा नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 न्यूटन लगा दें तो अब ये वाला बल इससे 1 न्यूटन ज़्यादा हो गया, तो उस 1 न्यूटन बल के कारण ये किधर को गति करेगा, आगे की तरफ गति करेगा। यहां पे नेट फोर्स कितना होगा, तो जब इस तरीके से बल लगता है तो उसका परिमाण निकलता है इस तरीके से, भी हम लोग आगे सीखेंगे। अभी फिलहाल परिमाण देखते हैं कितना आएगा, तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो यहाँ पे ये आएगा √25 बराबर 5 न्यूटन। तो देखिए बल उतना ही लगाए हैं दोनों, एक 4 न्यूटन और एक 3 न्यूटन, लेकिन दिशा बदलने के कारण यहाँ पे उसी बल का परिमाण कितना आया है, 7 न्यूटन, यहाँ पे उन्हीं बल का परिमाण आया है 1 न्यूटन और यहाँ पे उन्हीं बल का परिमाण आया है 5 न्यूटन। तो इसका मतलब ये जो बल है ये केवल परिमाण पे निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर केवल परिमाण पे निर्भर करता तो हमेशा 4 और 3 7 के बराबर आता, या 4 में से 3 घटाया तो 1 के बराबर आता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये परिमाण के साथ साथ ये भी देख रहा है कि किस दिशा में वो बल लगा है, मतलब कोण पे भी निर्भर कर रहा है कि उनके बीच का कोण किस तरीके का है। तो जो ऐसी राशियां होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। तो सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होंगी जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे भौतिक राशियां कहलाती हैं सदिश। और ये देखिए इनको हम साधारण बीजगणितीय नियमों से नहीं जोड़ घटा पा रहे हैं, इनका जोड़ने घटाने का तरीका अलग है। यहाँ पे दोनों जुड़ गए, यहाँ पे दोनों घट गए, जबकि यहाँ पे हम अंडर रूट करके इसको जोड़ रहे हैं। तो इसका जो जोड़ने घटाने का तरीका अलग होता है, तो उसको बोला जाता है सदिश योग का नियम, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब सदिश योग का नियम। तो सदिश राशियां किन्हें बोलेंगे, वे भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण भी हो, दिशा भी हो और जो सदिश योग के नियमों का पालन करती हो, वही कहलाएंगी सदिश राशियां। ये तीनों कंडीशन मैच करना चाहिए, क्या क्या, परिमाण भी हो, दिशा भी हो और उसके साथ साथ वो सदिश योग के नियमों का पालन करे, तो हम उसको बोलेंगे क्या, सदिश राशियां। आई बात समझ में? जैसे हमसे बोला गया कि एक कोई भौतिक राशि है जो कि कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो क्या उसके पास हमेशा दिशा होगा? ठीक है,
हमसे क्या बोला गया कि एक भौतिक राशि है जो कि सदिश राशि है, तो क्या उसके पास हमेशा दिशा होगा? तो हाँ, उसके पास हमेशा दिशा होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पढ़ रखा है जो सदिश राशियाँ होती हैं उनके पास क्या क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो अगर कोई इस तरीके से पूछे कि एक भौतिक राशि है जो कि सदिश राशि है, तो क्या सदैव उसके पास दिशा होगा? तो हाँ, सदैव उसके पास दिशा होगा। फिर हमसे इस तरीके से पूछा कि एक भौतिक राशि है जिसके पास क्या है, दिशा है, तो क्या वह सदैव सदिश राशि होगा? देखिए, पहले क्या पूछा कि हमारे पास एक भौतिक राशि है जो कैसी राशि है, सदिश, तो क्या सदैव उसके पास दिशा होगा? तो हाँ, अगर कोई सदिश राशि है तो हमें पता है उसकी कंडीशन क्या है कि उसके साथ दिशा होना चाहिए, तो हाँ, सदैव उसके साथ दिशा होगा। फिर हमसे पूछा कि एक भौतिक राशि है जिसके पास दिशा है, तो क्या वह सदैव सदिश राशि होगा? तो नहीं, वो सदैव सदिश राशि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सदिश राशि होने के लिए केवल यही एक कंडीशन नहीं है दिशा की, उसके साथ साथ परिमाण भी होना चाहिए और सदिश योग के नियमों का पालन भी होना चाहिए। जैसे वैद्युत धारा, देखिए वैद्युत धारा में हम डायरेक्शन दिखाते हैं इस तरीके से, मान लेते हैं ये 2 एम्पियर और ये 3 एम्पियर, लेकिन जब इसको हमको जोड़ना होता है, हमसे पूछे कोई यहाँ पे कितना वैद्युत धारा है, तो हम इसको सीधे जोड़ देते हैं, हमको इनके बीच के एंगल से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए जो विद्युत धारा होता है वो कैसी भौतिक राशि होती है, अदिश। ठीक है, उसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो इसको याद रखिएगा, अगर कोई पूछ रहा है कि कोई भौतिक राशि है जो कि सदिश है, तो क्या हमेशा उसके पास दिशा होगा? तो हाँ, हमेशा दिशा होगा। फिर पूछा एक भौतिक राशि है जिसके पास दिशा है, तो क्या वह सदैव सदिश राशि होगी? तो नहीं, सदिश राशि होने की केवल एक शर्त नहीं है, सदिश राशि होने के लिए 3 शर्त है, परिमाण हो, दिशा हो और वो सदिश योग के नियमों का पालन करे, तब हम लोग उसको बोलेंगे सदिश राशि। ठीक, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बल हो गया, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, वेग हो गया, तो ये सब कैसी भौतिक राशियां होंगी, सदिश राशियां होंगी। अब आते हैं सदिश राशि को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो एक तो तरीका है कि उसको हम बोल्ड लेटर में लिख दें, बोल्ड लेटर मतलब मोटे मोटे अक्षरों में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उसको एरो लगा के दिखाते हैं। जैसे इस तरीके से अगर हमने इसके ऊपर एरो लगा दिया, तो इसका मतलब ये जो ए भौतिक राशि है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। जैसे बल को हमको प्रदर्शित करना है, तो हम एफ लिखेंगे और इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो बल है ये कैसी भौतिक राशि है, सदिश राशि है। तो किसी सदिश राशि को उसके ऊपर हम एरो लगा के प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो एरो होता है, एरो के इस वाले पार्ट को बोलते हैं टेल और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हेड। ठीक है, ये क्या हो गया, टेल, और ये क्या हो गया, हेड। ये होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये होता है एंड पॉइंट। ये जो बीच का लेंथ है, लंबाई है इसका, ये प्रदर्शित करता है परिमाण को, मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो ये जो बना हुआ है ये हमको क्या प्रदर्शित करता है, डायरेक्शन को। मतलब अभी ये हम, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आगे की तरफ के डायरेक्शन को दिखा रहा है। अगर हम इस तरीके से एरो बना दे तो ये पीछे की तरफ के डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक एरो लगा देते हैं। एरो का ये वाला हिस्सा कहलाता है टेल। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे टेल बनाते हैं और जहाँ तक जाना होता है वहाँ पे हेड बनाते हैं। तो ये वाला हिस्सा कहलाता है हेड। ये जो एरो का निशान बना हुआ है ये डायरेक्शन को बताता है, ये आगे की तरफ के डायरेक्शन को बता रहा है और ये पीछे की तरफ के डायरेक्शन को बता रहा है। ये जो लंबाई होती है ये लेंथ को प्रदर्शित कर, इस लंबाई से किसको प्रदर्शित किया जाता है, उस सदिश के परिमाण को। ठीक है, तो लंबाई से परिमाण और इससे दिशा। तो ये तो हुआ हमारा सदिश किसे कहते हैं और किस तरीके से सदिश को व्यक्त करते हैं। अब हम लोग सदिश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसका यूज करके हम आगे जो भी पढ़ने वाले हैं, सदिश का योग या सदिश का घटाना या सदिश का गुणनफल,
बिना इसके वो चीजें हमको समझ में आने वाली नहीं है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है पैरेलल शिफ्टिंग। मतलब अगर किसी सदिश को समांतर दिशा में समांतर शिफ्ट कर दिया जाए, या इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी सदिश के दिशा को बिना बदले, दिशा को बदले बिना एक जगह से दूसरे जगह ले जाए तो उस सदिश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी सदिश को हम समांतर शिफ्ट कर दे, समांतर शिफ्ट करने का मतलब उसके दिशा को बदले बिना एक जगह से दूसरे जगह ले जाए तो उस सदिश के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लेते ये सदिश है वेक्टर ए, हमने इसके दिशा को बदले बिना इसको यहां से उठा के यहां आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो इस सदिश और इस सदिश के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। या हमने इसके दिशा को बदले बिना हम इसको ऊपर ले गए और इस तरीके से शिफ्ट कर दिए, तो देखिए इसकी भी दिशा क्षैतिज दिशा में, इसकी भी क्षैतिज में ही है, तो इसके और इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से जब हम किसी सदिश को समांतर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, मतलब उसके दिशा को बदले बिना एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लेते एक सदिश इस तरीके से है, क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए, हम उसको कहीं यहाँ पे ले गए और अभी भी वो क्षैतिज से कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो ये दोनों सदिश समान सदिश होंगे, इनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमने इस सदिश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यहाँ भी वो क्षैतिज से 30 अंश का कोण बना रहा है और यहाँ भी वो क्षैतिज से 30 अंश का कोण बना रहा है। तो ये बात याद रखना, क्योंकि ये कई जगह यूज होने वाला है कॉन्सेप्ट। जब किसी सदिश को उसके समांतर शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब बिना उसकी दिशा को बदले एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, तो उस सदिश के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने ये देखा कि जो सदिशों का योग, घटाना और गुणा, दो सदिशों का योग, घटाना और गुणा उन दोनों सदिशों के बीच के कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, दो सदिशों को चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे उनका गुणा करना हो, उनके बीच का जो कोण होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना उसके हम उनको ना तो जोड़ सकते हैं, ना तो घटा सकते हैं और ना ही गुणा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा गया, वो भाग। तो दो सदिशों का भाग नहीं हो सकता है। ठीक है, दो सदिशों के लिए हम केवल यही तीन चीज पढ़ेंगे, योग, घटाना और गुणा। दो सदिशों का भाग जैसा कुछ भी नहीं होता, केवल हमको इन तीनों चीजों से मतलब रहेगा, जोड़ से, घटाना से और गुणा से। तो इन तीनों के लिए बीच का कोण बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हमको यह सीखना होगा कि किन्हीं दो सदिशों के बीच के कोण को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अगला हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो होगा दो सदिशों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मतलब दो सदिशों के बीच के कोण को कैसे पता किया जाए। तो देखिए उसकी कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है। पहला, सदिश या तो हेड से हेड जुड़े होने चाहिए, या तो
टेल से टेल जुड़े होने चाहिए। ठीक है, जिन दो सदिशों के बीच का कोण हमको ज्ञात करना है वो या तो हेड से हेड जुड़े होने चाहिए या तो टेल से टेल जुड़े होने चाहिए। दूसरा, जो उनके बीच का कोण होगा वो 180 अंश से ज्यादा नहीं होगा, वो या तो 180 अंश के बराबर होगा या तो उससे कम होगा, उससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। तो इन दो बातों को हमको याद रखना होगा एंगल निकालने के लिए। क्या कि वो दोनों सदिश या तो हेड से हेड जुड़े हो या तो टेल से टेल जुड़े हो और उनके बीच का जो कोण होगा वो 180 अंश से ज्यादा नहीं होगा, वो या तो 180 अंश के बराबर होगा या तो उससे कम होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये ठीक, तो ये देखिए ये दोनों सदिश हेड से हेड जुड़े हैं, ये पहले वाले का हेड यहाँ पे और दूसरे वाले का भी हेड यहाँ पे, तो दोनों हेड से हेड जुड़े हैं। अब इन दोनों के बीच का कोण देखिए कौन कौन सा हो सकता था, ये वाला और ये वाला, तो ये 120 अंश है, तो ये कितना होगा, तो हमको पता है पूरा कितना होता है 360, तो 360 में से 120 माइनस कर दो 0, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, तो ये कितना 240। तो देखिए ये हेड से हेड जुड़े हैं और इनके बीच में दो कोण है, ये 120 अंश और ये क्या है 240। तो हमारा पहला कंडीशन तो मिल गया, दोनों हेड से हेड जुड़े हुए हैं। दूसरा क्या था, थीटा जो है वो 180 अंश से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला एंगल नहीं लिया जाएगा, हम एंगल कौन सा लेंगे 120 अंश। क्यों, क्योंकि ये 180 अंश से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण आएगा वो कितना आएगा 120 अंश। वैसे यहाँ देख लेते हैं, देखिए ये अब ये यहाँ पे टेल से टेल जुड़े हैं, तो हमारा पहला वाला कंडीशन मैच कर गया, टेल से टेल वाला। मान लेते हैं यहाँ भी एंगल फिर से कितना है 120 और ये कितना होगा 240। तो हम बोल रहे हैं हमको 180 से ज़्यादा वाला लेना ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना होगा 120 अंश। तो इस तरीके से दो सदिशों के बीच का कोण निकाला जाता है। वो या तो पहला हमको क्या चेक करना, वो या तो हेड से हेड जुड़े हो या तो टेल से टेल। तो अगर वो हेड से हेड जुड़े हैं या टेल से टेल जुड़े हैं तो उसके बाद हम एंगल देख लेंगे कि वहाँ पे दो एंगल बन रहे, तो अगर वो 180 अंश से ज़्यादा है तो उसको हम नहीं लेंगे, हमको कौन सा वाला लेना है जो 180 अंश के बराबर हो या 180 अंश से कम हो। तो ठीक है, अगर हेड से हेड ना जुड़े हो या टेल से टेल ना जुड़े हो तब क्या करते हैं, तो एक बार ये वाला कंडीशन भी देख लेते हैं। ठीक, ये दो सदिश दिए हैं, इनके बीच का कोण दिया है 120 अंश। तो क्या ये हेड से हेड या टेल से टेल जुड़े हैं, तो नहीं जुड़े हैं। इस वाले का हेड इस वाले के टेल से जुड़ा है, हेड टेल जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो हम कोशिश करेंगे उसको इस रूप में बदलने की, मतलब इस रूप में बदलने का मतलब उनको इस तरीके से अरेंज किया जाए कि वो या तो हेड से हेड जुड़ जाए या तो टेल से टेल जुड़ जाए। तो देखिए दो तरीके हैं, पहला तरीका देखते हैं, इस वाले सदिश को समांतर शिफ्ट कर देते हैं आगे की तरफ। तो ये तो ऐसे ही बनाएंगे इस तरीके से, ये हमारा पहले था इस तरीके से, इसको हम समांतर आगे की तरफ ले गए। तो जब आगे की तरफ ले गए तो अब देखिए इस वाले का टेल कहाँ आ गया यहाँ पे, तो अब ये टेल से टेल जुड़े हैं। तो हमको अगर इन दोनों सदिशों के बीच का कोण निकालना है तो हमको ये वाला एंगल निकालना होगा। तो अगर ये वाला एंगल है 120 अंश, तो हमको पता है ये एंगल कितना होगा 60 अंश होगा। तो इनके बीच का कोण कितना आ गया 60 अंश। मतलब अगर दो सदिश हेड से हेड और टेल से टेल नहीं जुड़े हैं तो हम उसको समांतर शिफ्ट करके हेड से हेड या टेल से टेल जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस वाले केस में हमने क्या किया, इसको हमने वैसे ही रखा, इस वाले को हम यहाँ से शिफ्ट कर दिए समांतर आगे की तरफ। तो जब हम आगे ले गए तो इसका टेल यहाँ पे आ गया, तो अब ये टेल से टेल जुड़ गए। तो अगर दो सदिशों के बीच का कोण हमको निकालना है तो वो टेल से टेल जुड़े होने चाहिए और हमको जो एंगल लेना है वो छोटा वाला एंगल लेना होता है। ठीक है, छोटा वाला कोण लेना होता है। तो ये टेल से टेल जुड़ गए, तो इनके बीच का कोण हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने अंश का है 60 अंश का। ये 120 तो बड़ा हो गया, तो 60 अंश छोटा वाला है, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया 60 अंश। दूसरा क्या कर सकते थे,
देखिए पहले वाले केस में हमने इसको वैसे ही रखा, इसको शिफ्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं, इस वाले को समांतर शिफ्ट करके ले आते हैं नीचे। तो जब हम इसको नीचे ले आए तो अब इसका हेड कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और इसका टेल आ जाएगा नीचे। अब ये टेल हेड से हेड जुड़ गया, तो हेड से हेड जुड़ गया तो हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो ये देखिए पहले इस तरीके से था, ये वाला एंगल है 120, हमको पता ये पूरा कितना होगा 180 अंश। तो अगर ये 120 है तो यहाँ भी एंगल कितना आया, 60 अंश आया। हमेशा छोटा वाला एंगल लेना है, ठीक है। दो सदिशों के बीच के कोण के लिए हमको कौन सा वाला एंगल लेना है, छोटा वाला। वैसे भी देखिए ये 60 अंश है तो ये कितना हो गया, 300 अंश। हमको पता है थीटा का मान 180 अंश से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन सा, 60 अंश वाला। वैसे यहाँ भी है, ये 60 अंश है तो ये पूरा कितना हो गया, 300 अंश। तो थीटा 180 अंश से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन सा, 60 अंश वाला। तो थीटा कितना हो गया, 60 अंश। तो इस तरीके से जब वो हेड से हेड या टेल से टेल नहीं जुड़े हैं तो हम उसको समांतर शिफ्ट करके हेड से हेड या टेल से टेल जोड़ेंगे और वहां पे अपना एंगल निकाल लेंगे, ठीक। अब पढ़ते हैं कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप के सदिश, कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे सबसे पहला है समांतर सदिश। पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश, तो नाम से ही हमको जैसा दिख रहा है, वे सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो। जैसे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समांतर सदिश, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर। इनके बीच की दूरी देखिए हमेशा क्या है, नियत है, या दोनों एक ही दिशा में। ये भी बोल सकते हैं दोनों की दिशा एक ही, दोनों क्षैतिज दिशा में है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, समांतर सदिश। या इस तरीके से भी बना लेते हैं, तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, समांतर सदिश कहलाएंगे। दोनों एक ही दिशा में, मान लेते हैं क्षैतिज से यहाँ पे ये है 30 अंश का कोण और ये भी कितना है, 30 अंश का कोण है। तो जब इस तरीके से दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो वो समांतर सदिश कहलाते हैं। एक चीज यहाँ पे और नोट करना है, वो क्या है कि ये दोनों सदिश एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करने चाहिए। मतलब अगर a हमको वेग बता रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो b भी हमको वेग बताएगा। अगर हम बोल दे कि v हमको बल बता रहा है, ये b हमको क्या बता रहा है, बल, तब हम इसको समांतर सदिश नहीं कहेंगे। ये जो दोनों सदिश है वो एक ही भौतिक राशि को बताएंगे, तभी हम उसको समांतर बोलेंगे। तो अगर b भी हमको वेग बता रहा है तब हम बोलेंगे कि हाँ ये समांतर सदिश है। या ये हमको बल बता रहा है 2 न्यूटन, तो b भी हमको क्या बताए, 2 न्यूटन का बल बताया, 2 न्यूटन या कुछ भी हो सकता है, जैसे हम बोलते 5 न्यूटन ही बता रहा है, 5 न्यूटन का बल बता रहा है, तो ये दोनों समांतर सदिश कहलाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, समांतर सदिश पहले तो समांतर हो तो कंडीशन ठीक ही है, लेकिन वो दोनों एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वेग को व्यक्त करे तो दूसरा बल को व्यक्त करे। अगर एक वेग को व्यक्त कर रहा है तो दूसरा भी वेग को ही व्यक्त करेगा। अगर एक बल को बता रहा है तो दूसरा भी क्या बताएगा, बल को ही बताएगा। ये जो संख्या है ये तो केवल परिमाण बता रहा है कि इसका परिमाण कम है और इसका परिमाण ज़्यादा है। वैसे यहाँ भी अगर हम इसको 4 लिखें तो इसका परिमाण 2 है, जबकि इसका परिमाण इसका 2 गुना है। डायरेक्शन ये दोनों क्षैतिज दिशा में है, जबकि इन दोनों की दिशा क्षैतिज से 30 अंश के कोण पे है, तो ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, ठीक है। तो ये समांतर सदिश के लिए याद रखना है, पहली बात तो वो दोनों एक दूसरे के समांतर, मतलब उनकी दिशाएं एक जैसी हों, दिशाएं एक जैसी, और फिर वो दोनों एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करे। ऐसा नहीं है कि एक बल को बता रहा है तो दूसरा त्वरण को बताए, या एक बल को बता रहा है तो दूसरा वेग को बताए, ऐसा नहीं, दोनों एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करने चाहिए, ठीक। अब समांतर सदिश से ही एक नया सदिश बनाया गया जिसको बोला गया समान सदिश, इक्वल वेक्टर।
अब जैसा कि हम बोले समांतर सदिश से बनाया गया, तो मतलब इसकी तो पहली कंडीशन होगी कि क्या वो दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। तो अब ये इसकी जो कंडीशन होंगे ये इसके सारे कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए, मतलब वो समांतर होने चाहिए, एक ही भौतिक राशि को बताने चाहिए। ठीक, जब ये दोनों कंडीशन मिल जाएंगे तो इसमें हमने एक नया कंडीशन जोड़ दिया, क्या कि उनका परिमाण बराबर होना चाहिए। और जैसे ही दो समांतर सदिश जिनका परिमाण बराबर हो गया वो कहलाएंगे समान सदिश। दो समांतर सदिश जिनका परिमाण समान हो क्या कहलाएंगे? समान सदिश कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए समांतर, जैसे हमने ये बोला समांतर सदिश, तो ये इसके दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। क्या? पहला तो वो दोनों एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, और दूसरा वे दोनों सदिश एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करने चाहिए। तो दोनों समांतर हो गए और एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करने लगे। तीसरा हमने इसके साथ एक कंडीशन जोड़ दिया, क्या कि उनका परिमाण क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो। तो ऐसे समांतर सदिश जिनका परिमाण समान हो समान सदिश कहलाते हैं। देखिए अगर कोई सदिश है, हम इसमें किसी संख्या से गुणा कर दें, जैसे 2 का गुणा कर दें, तो जो वेक्टर a और 2a वेक्टर ये दोनों समांतर सदिश होंगे। ठीक है, अगर हमने किससे गुणा किया है? धनात्मक संख्या से, ये याद रखिएगा धनात्मक संख्या है। तो अगर हम किसी सदिश में किसी धनात्मक संख्या से गुणा कर दे तो जो नया सदिश मिलता है वो इस पहले वाले सदिश के समांतर होगा। बस अंतर ये है कि यहाँ पे इसका परिमाण इसका दोगुना है। जैसे ये वेक्टर a है तो 2a वेक्टर इसके समांतर ही होगा, बस इसका परिमाण दोगुना हो जाएगा। या हम बोले हमने 1/2 का गुणा कर दिया तो a वेक्टर ऐसे और 1/2a वेक्टर ऐसे, मतलब दिशा एक जैसी है, बस यहाँ पे परिमाण आधा हो गया। तो जब किसी सदिश में किसी धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा धनात्मक संख्या से, तो वे दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। मतलब धनात्मक संख्या से गुणा करने पे दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। a वेक्टर और 2a वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। a वेक्टर 1/2a वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। अंतर क्या होगा? तो अंतर केवल परिमाण का होगा। यहाँ पे परिमाण दोगुना हो गया और यहाँ पे परिमाण आधा हो गया। जैसे अगर हमसे पूछ लें कि a वेक्टर और 4a वेक्टर दो सदिश है के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, हमसे पूछा a वेक्टर और 4a वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा। तो देखिए हमने क्या किया, a वेक्टर में एक धनात्मक संख्या का गुणा ही तो किए हैं। तो हम बोल रहे हैं किसी धनात्मक संख्या का गुणा करने से दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब अगर a वेक्टर इस तरीके से रहा होगा तो 4a वेक्टर भी उसी दिशा में रहेगा, बस इसका परिमाण क्या होगा? इसका 4 गुना हो जाएगा। तो दिशा में थोड़े कोई परिवर्तन हुआ है। तो जब दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है? 0 अंश। तो चाहे a वेक्टर 2a वेक्टर में पूछे, a वेक्टर 1/2a वेक्टर में पूछे, a वेक्टर में पूछे, सभी के बीच का कोण कितना होगा? 0 अंश होगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के समांतर होंगे। ये दोनों समांतर है, इसमें परिमाण भी बराबर है, दिशा भी बराबर है, तो इसका मतलब ये कैसा सदिश हो जाएगा? समान सदिश। अंतर समझ में आया दोनों में, समांतर सदिश और समान सदिश में? समांतर सदिश में वो दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर तो होंगे, जैसे इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि इनका परिमाण बराबर हो या ना हो, समांतर है लेकिन परिमाण नहीं बराबर है। लेकिन अगर इनका परिमाण भी बराबर हो जाए इस तरीके से, तब हम इन्हीं समांतर सदिश को क्या नाम दे देंगे? समान सदिश। तो वे सभी समांतर सदिश जिनका परिमाण बराबर होता है वो क्या कहलाते हैं? समान सदिश। तो किन्हीं दो समान सदिश या किन्हीं दो समांतर सदिशों के बीच का कोण कितना होता है? 0 अंश। ये याद रखना है, किन्हीं भी दो समान सदिश या दो समांतर सदिशों के बीच का कोण कितना होगा?
जीरो अंश। जैसे समांतर होता है वैसे ही है एक प्रति समांतर, मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर। प्रति समांतर सदिश का मतलब इस तरीके से दिशा एक दूसरे के विपरीत रहेगी। समांतर तो है, इनके बीच की दूरी हर जगह नियत है, लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये क्या कहलाएंगे, प्रति समांतर सदिश। यहां भी वो कंडीशन मैच करेगी कि ये दोनों सदिश एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करेंगे। मतलब अगर ये वेग को व्यक्त कर रहा है तो ये भी वेग को, ये बल को व्यक्त कर रहा है तो ये भी बल को, ये त्वरण को व्यक्त करेगा तो ये भी त्वरण को। ऐसा नहीं होगा कि ये बल हो और ये त्वरण, या ये बल हो या ये वेग। ठीक है, ये दोनों एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करेंगे, तभी हम ये समांतर या प्रति समांतर ये सब चीजें बताएंगे। तो प्रति समांतर में दिशाएं एक दूसरे के क्या होंगी, जस्ट अपोजिट होंगी। परिमाण इनका बराबर हो या ना हो उससे हमको फर्क नहीं है, बस दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए और ये दोनों एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करनी चाहिए। तो जैसे समांतर सदिश, देखिए हमने समांतर सदिश में क्या पढ़ा था, जैसे ए वेक्टर था वहां पे हम धनात्मक संख्या से गुणा कर रहे थे, जैसे 2a वेक्टर से, तो वो क्या मिल रहा था हमको, समांतर सदिश मिल रहा था। लेकिन अगर हम ए वेक्टर में ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दें, जैसे -2a वेक्टर, तब जब ऋणात्मक संख्या से हम गुणा करेंगे तो हमको प्रति समांतर सदिश मिलेगा। जैसे ये हो गया a वेक्टर और ये हो गया -2a वेक्टर। हमने इसमें माइनस से गुणा किया तो इसकी दिशा क्या हो गई, बदल गई। तो ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पे दिशा विपरीत हो जाता है। वहां पे हमने क्या देखा था, तो धनात्मक संख्या से गुणा करने पे दिशा में कोई परिवर्तन नहीं रहता, वो उसी दिशा में रहता है। जबकि ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पे दिशा क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो दिशा विपरीत होने का मतलब ये इस तरीके से, ये आगे की तरफ है तो ये पीछे, ये अगर ऊपर की तरफ होता तो -2a वेक्टर नीचे की तरफ, या a वेक्टर इस तरीके से होता तो -2a वेक्टर इस तरीके से। दिशा क्या होगी, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी। तो ऐसे सदिशों को बोला जाएगा ऋणात्मक सदिश। अब जैसे वहां पे एंगल हमने देखा था दो समांतर या समान सदिश के बीच का जो कोण होता था वो किसके बराबर आता था, 0 अंश। मतलब a वेक्टर 2a वेक्टर हमने देखा था, a वेक्टर हो 3a वेक्टर हो या 2a वेक्टर हो 5a वेक्टर हो, इन सभी के बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश। यहां पे देखिए वैसा नहीं होगा, यहां 0 अंश नहीं आएगा, यहां पे दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अगर इस तरीके से ये है, इसको समांतर हम शिफ्ट कर दे इस तरीके से, तो इनके बीच का कोण कितना आएगा, 180 अंश। तो दो प्रति समांतर सदिशों के बीच का कोण कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, याद रखिएगा, दो प्रति समांतर सदिशों के बीच का कोण कितना होगा, 180 अंश। मतलब हमसे कोई पूछे कि a वेक्टर -2a वेक्टर या 2a वेक्टर -3a वेक्टर, इन सभी के बीच का कोण कितना है, तो इन सभी के बीच का कोण कितना होगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये प्रति समांतर है। देखिए a वेक्टर सभी में है, केवल परिमाण बदल रहा है। हमने संख्या जो ऋणात्मक संख्या से गुणा करके उसके केवल परिमाण को बदला है और दिशा क्या हो गई है, विपरीत। तो जब दिशा विपरीत हो गई तो थीटा किसके बराबर हो गया, 180 अंश के। ठीक है, देखिए क्या हुआ, कोई सदिश है उसमें हम किसका गुणा कर दें, धनात्मक संख्या का। तो धनात्मक संख्या का गुणा करने से परिमाण बदलेगा, दिशा वही रहेगा, दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सदिश संख्या है, किसका गुणा कर दिया हमने, ऋणात्मक संख्या का, परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी बदल जाएगा। दिशा क्या हो जाएगा, बदल के विपरीत।
ठीक है, तो परिमाण बदलेगा, दिशा नहीं बदलेगा। मतलब जैसे ए वेक्टर था उसमें हम चाहे किसी का गुणा कर दे, धनात्मक होना चाहिए बस। 2a वेक्टर, 5a वेक्टर, 3/2a वेक्टर, तो ये सभी एक ही दिशा में है। तो अगर एक ही दिशा में है तो इन सभी के बीच का कोण कितना होगा? 0 अंश। ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दे, जैसे a वेक्टर है इसमें -2a वेक्टर कर दे, -5a वेक्टर कर दे, या -3/2a वेक्टर कर दे। तो देखिए इनके बीच का कोण कितना होगा? 180 अंश, क्योंकि दिशा एक दूसरे के विपरीत है। वैसे इसके बीच का कोण क्या होगा? 180 अंश। इसके बीच का कोण क्या होगा? 180 अंश। लेकिन इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? ये याद रखिए, ये दोनों माइनस में हो गए, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 0 अंश। देखिए ये ए वेक्टर इस तरीके से है, आगे की तरफ हमने बोला -2a वेक्टर, तो माइनस हुआ तो दिशा विपरीत होगी, -2a वेक्टर। ये हो गया। -5a वेक्टर, तो -5a वेक्टर भी दिशा बदल गई, बस परिमाण और बड़ा हो गया, -5a वेक्टर। तो देखिए ये दोनों तो प्रति समांतर है, क्योंकि दिशा विपरीत है, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया? 180 अंश। लेकिन ये दोनों तो एक ही दिशा में हो गए, दोनों ही इसके विपरीत है, तो ये दोनों तो एक ही दिशा में हो गए, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? थीटा बराबर 0 अंश। ठीक। तो ऐसे ही इसी से एक और बना है ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर। तो ऐसे प्रति समांतर सदिश जिनके परिमाण बराबर हो। प्रति समांतर का मतलब दिशा विपरीत रहेगा, ठीक है, परिमाण बराबर होगा और दिशा क्या रहेगा? विपरीत। वो क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक सदिश। जैसे ये दोनों परिमाण बराबर और दिशा एक दूसरे के विपरीत, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो हम बोल सकते हैं जो ए वेक्टर है वो बराबर होगा -b वेक्टर के। अगर हम बी वेक्टर की दिशा बदल दें तो ये बी वेक्टर इधर आ जाएगा, तो अब दोनों का परिमाण भी बराबर और दिशा भी बराबर, तो ए वेक्टर बराबर हो गया किसके? -b वेक्टर के। या हम बोल सकते हैं कि जो बी वेक्टर है वो बराबर होगा किसके? -a वेक्टर के। -a वेक्टर का मतलब इस ए वेक्टर की दिशा बदल देनी है ऐसे, तो अब दोनों की दिशा भी बराबर है और परिमाण भी बराबर है, तो बी वेक्टर बराबर -a वेक्टर। तो अगर कोई सदिश दिया है ए वेक्टर इस तरीके से, हमसे बोला इसका ऋणात्मक सदिश बनाओ, तो हमको बस इसकी दिशा को बदल देना इस तरीके से, -a वेक्टर। हम अगर उस सदिश की दिशा बदल देंगे तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे? माइनस। मतलब ये जो इसका ऋणात्मक सदिश है, दोनों के बीच का कोण तो हम बता सकते हैं 180 अंश। दो समांतर सदिशों के बीच का कोण 0 और दो प्रति समांतर सदिशों के बीच का कोण कितना? 180 अंश। ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, समांतर और प्रति समांतर। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हमको जानकारी के लिए पता होनी चाहिए, जैसे एक है कोलिनियर सह संरेखीय। कोलिनियर संरेखी का मतलब एक रेखा में, जैसे इस तरीके से वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये क्या कहलाएंगी? संरेखीय सदिश। वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्या ये संरेखी सदिश होंगे? तो हाँ, ये भी संरेखी सदिश होंगे। कैसे होंगे? तो हमने ये पढ़ा कि अगर किसी सदिश को पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो पहले हम बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे आगे ले गए ऐसे, फिर इस बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके ऊपर ले गए ऐसे। तो अब देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हो गए? संरेखी हो गए। तो सभी समांतर सदिश क्या होते हैं? संरेखीय सदिश होते हैं।
सभी समांतर सदिश संरेखी सदिश होते हैं। हाँ, यहां भी हमको ये ध्यान देना है कि ये जो होंगे वो एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो सभी समांतर सदिश संरेखी सदिश होते हैं, बस शर्त यह है कि वे सदिश एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करें, अलग अलग भौतिक राशि को व्यक्त ना करें। वैसे ही है को इनिशियल सह प्रारंभिक। को इनिशियल सह प्रारंभिक मतलब ऐसे सदिश जो एक ही जगह से स्टार्ट हो, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इन सभी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ऐसे सदिश क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर या सह प्रारंभिक सदिश। अब यहां पे ये वाली कंडीशन जरूरी नहीं है। देखिए, ये जो एक ही भौतिक राशि वाली कंडीशन है, ये किसके किसके लिए होगी? समांतर सदिश के लिए, समान सदिश के लिए, प्रति समांतर के लिए, ऋणात्मक सदिश के लिए, और कोलीनियर मतलब संरेखी सदिश के लिए। इन सभी के लिए जब भी हम वो दो बनाएंगे तो वो दोनों या तीनों जितने भी हो वो एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करने चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक ही भौतिक राशि भी हो सकते हैं और अलग अलग। जैसे हम बोले ये है वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड और ये है त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये दोनों अलग अलग भौतिक राशि हैं लेकिन को इनिशियल है, मतलब एक ही जगह से स्टार्ट कर रही हैं। तो इसके लिए भौतिक राशियों का एक जैसा होना जरूरी नहीं है, वो एक जैसा हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। फिर एक आएगा कोप्लेनर मतलब सहसमतलीय। सहसमतलीय सदिश का मतलब ऐसे सदिश जो एक ही समतल में हो, एक ही प्लेन में हो। जैसे ये एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन, तो एक सदिश यहाँ एक सदिश यहाँ, तो ये क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर। इनके लिए भी ये वाली कंडीशन जरूरी है कि एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करे, ये भी दो अलग अलग भौतिक राशियों को व्यक्त कर सकते हैं, बस इसके लिए कंडीशन वही होनी चाहिए कि वो एक प्लेन में होने चाहिए। तो जब एक प्लेन में होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहसमतलीय सदिश। ठीक, फिर एक आएगा जीरो वेक्टर या इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, शून्य सदिश। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य हो और इनकी कोई निश्चित दिशा भी नहीं होती, अनिश्चित दिशा, वो क्या कहलाते हैं? जीरो वेक्टर। ठीक है, ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या हो? शून्य हो। कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो एक जीरो लिखिए, उसके ऊपर एक एरो लगा दीजिए, तो ये शून्य सदिश हो जाएगा। तो अगर किसी सदिश में हम जीरो से गुणा करें तो हमको जीरो वेक्टर, नल वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अगर हम किसी सदिश को किससे गुणा कर दें? जीरो से, तो हमको क्या मिल जाएगा? जीरो वेक्टर। या शून्य सदिश में हम किसी संख्या से गुणा कर दें, मान लीजिए 4 से गुणा करते हैं, तब पर भी हमको क्या मिल जाएगा? नल वेक्टर मिलेगा। हाँ, जोड़ेंगे अगर ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर तो ये किसके बराबर आएगा? ए वेक्टर। तो शून्य सदिश वे सदिश होंगे जिनका परिमाण शून्य और इनकी कोई निश्चित दिशा भी नहीं होती है। जब किसी जीरो का किसी सदिश में गुणा करेंगे तो हमको शून्य वेक्टर मिल जाएगा, या किसी शून्य वेक्टर में हम किसी अदिश राशि या किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तब पर भी हमको क्या मिल जाएगा? शून्य वेक्टर। इवन किसी वेक्टर से भी गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एक शून्य वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब ये जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश, कहीं कहीं मात्रक सदिश भी लिखा रहता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे।
तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका परिमाण किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ऐसे सदिश जिनका परिमाण किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, वो क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। यूज किस लिए करते हैं, तो दिशा बताने के लिए यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, दिशा बताने के लिए। देखिए अगर कोई सदिश है ए वेक्टर, तो इसमें दो चीज होते हैं, एक तो उसका परिमाण, तो ये हो गया परिमाण, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए इसको पढ़ेंगे, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड्यूलस का शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं मॉड, मतलब ये हमको बताता है कि ए वेक्टर का परिमाण। तो एक तो हो गया परिमाण और दूसरा हम इसको देते हैं दिशा, ए कैप। तो ये जो ए कैप लिखा है यही क्या है, यूनिट वेक्टर। इस एरो को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए कैप, ठीक है। तो किसी सदिश को व्यक्त करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, परिमाण चाहिए और उसकी दिशा चाहिए। तो यहाँ पे जो दिशा है वो दिशा ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम उसमें परिमाण में गुणा कर रहे हैं तो वो परिमाण को ना बदल पाए, इसलिए इसका परिमाण कितना होना चाहिए, 1। तो किसी भी इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, 1। तो हमसे अगर कोई पूछ ले कि ए कैप का परिमाण कितना होगा, या बी कैप का परिमाण कितना होगा, या सी कैप का परिमाण कितना होगा, तो देखिए कैप का मतलब ये कैसे सदिश है, इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का परिमाण किसके बराबर होता है, 1। तो इन सभी का परिमाण कितना होगा, 1, ठीक है। तो इकाई सदिश ऐसे सदिश जिनका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। किस लिए यूज करते हैं, तो दिशा बताने के लिए यूज करते हैं। तो अगर ये कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसके ऊपर कैप लगा के, इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैप। तो कैप अगर लगाए इसका मतलब ये इकाई सदिश है। तो अगर कोई इकाई सदिश है और ये, इसका मतलब क्या हो कि इस इकाई सदिश का हमसे परिमाण पूछ रहा है, तो किसी भी इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हमसे यहाँ से इकाई सदिश पूछे कि इकाई सदिश किसके बराबर होगा, तो हम बोलेंगे वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये होगा इकाई सदिश। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, एक वेक्टर ए है 2i कैप, ठीक है, वेक्टर ए है कितना, 2i कैप। हमसे बोला इसका इकाई यूनिट वेक्टर बताए, तो हमको पता है इसका यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, i कैप के बराबर है। लेकिन अगर निकालना हो यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए, तो वेक्टर ए किसके बराबर हो गया, 2i कैप बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ इस मॉड ऑफ वेक्टर है, यहाँ पे जो इसका परिमाण है वो 2 है। ये आई कैप, तो देखिए ये यूनिट वेक्टर है, अगर कैप उसके ऊपर लगा इसका मतलब क्या है, इकाई सदिश है। तो ये दिशा के लिए हो गया। तो इस वाले का परिमाण कितना हुआ, 2। तो ए कैप किसके बराबर आ जाएगा, ए कैप बराबर आएगा आई कैप के। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, आई कैप। या हमसे बोला ए वेक्टर बराबर है -2i कैप और हमको ए कैप बताना है, ठीक है। तो ए कैप बराबर वेक्टर ए, तो वेक्टर ए की जगह -2i कैप बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए जो परिमाण होता है वो धनात्मक हमेशा आएगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, ठीक है। जो परिमाण होगा वो किस में आएगा, धनात्मक में आएगा। तो ये -2 इसका परिमाण नहीं है, +2 होगा। इसका परिमाण कितना होगा, हमको प्लस में चाहिए, माइनस से हमको मतलब नहीं है। तो इसका परिमाण मॉड ऑफ, इसका ये हो गया डायरेक्शन के लिए, और इसका परिमाण कितना, जैसे अगर हम लिख दें मॉड -2, तो ये किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो ये हुआ 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ए कैप किसके बराबर आया, -i कैप। तो ये जो ए कैप है ये हमको डायरेक्शन बता रहा है। जो आई कैप होता है वो धनात्मक एक्स एक्स की दिशा में होता है, तो ये आई कैप हमको ये बता रहा है कि ये धनात्मक एक्स एक्स की दिशा में है। -i कैप हमको क्या बता रहा है कि पीछे की दिशा में, ऋणात्मक एक्स एक्स की दिशा में, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, -i कैप आया। तो ये हुआ हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ तो हमारा सिंपल था। मान लीजिए थोड़ा सा और इसको 2 पदों में ले जाते हैं। जैसे हमसे बोल दे ए वेक्टर है 3i कैप और -4j कैप। हमसे पूछा यूनिट वेक्टर बताइए, ए कैप बताइए। तो हमको पता है ए कैप का फॉर्मूला क्या है, ए कैप का फॉर्मूला वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कितना हो गया, 3i कैप
माइनस 4j कैप बटे, देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि अगर कोई वेक्टर ए है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो जो मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा, मतलब जो वेक्टर ए का परिमाण होगा वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर यहाँ माइनस होगा तो हम माइनस का वर्क करेंगे तो वो भी किस में बदल जाएगा, प्लस में बदलेगा, तो हमको प्लस ही लेना है। तो यहाँ पे आई कैप जे कैप है, के कैप नहीं, तो के कैप नहीं, तो जेड वाले को छोड़ देंगे, केवल ये करेंगे। तो एक्स की जगह क्या है 3 और वाई की जगह क्या है 4, तो ये क्या आएगा अंडर रूट 3 का वर्ग मतलब 9 और 4 का वर्ग मतलब 16, तो 16 9 25, वर्गमूल लेंगे तो 5, तो ये हो गया 3/5 आई कैप माइनस 4/5 जे कैप, ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें तीनों हो, आई कैप जे कैप और के कैप तीनों हो। तो मान लेते हैं वेक्टर ए है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। हमसे पूछा यूनिट वेक्टर बताइए ए कैप, तो ए कैप का मतलब वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो सबसे पहले परिमाण निकाल लेते हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 16 9 25, 25 प्लस 25 50, तो ये किसके बराबर आएगा 5√2। ठीक है, देखिए 25 5 का जब 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25, 25 दूना 50, 5√2 यही तो आएगा। देखिए इसको कितना लिख सकते हैं 50 को 5 गुणे 5 गुणे 2, 50 25, 25 दूना 50, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 5√2। तो ये किसके बराबर हो गया, वेक्टर ए 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप बटे मैग्नीट्यूड कितना है 5√2, तो ये हो गया ए कैप। तो इस तरीके से हम लोग इकाई सदिश निकालेंगे। तो इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, एक, किस लिए यूज करते हैं, तो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक, ये हुआ हमारा एक्स अक्ष, ये हुआ वाई और ये हुआ जेड। तो एक्स में डायरेक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं वो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई में जो डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड में डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं वो क्या होता है के कैप। ये जो जेड वाला डायरेक्शन है वो इस तरीके से होता है, ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई और जेड होगा यहाँ पे बाहर की तरफ। तो एक्स वाले डायरेक्शन में आई कैप, वाई वाले डायरेक्शन में जे कैप और जेड वाले डायरेक्शन में के कैप। प्लस एक्स है तो आई कैप है, अगर माइनस की तरफ आएंगे तो माइनस आई कैप। ठीक है, मतलब अगर पीछे की तरफ आए तो माइनस आई कैप। वैसे ही धनात्मक वाई अक्ष में जे कैप है, तो अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस जे कैप। ये जो के कैप है ये यहाँ पे बाहर की तरफ है, तो अगर हम इस व्हाइट बोर्ड में अंदर की तरफ की बात करेंगे तो जब अंदर की तरफ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से धनात्मक एक्स अक्ष के लिए आई कैप, ऋणात्मक एक्स अक्ष के लिए माइनस आई कैप, धनात्मक वाई के लिए जे कैप और ऋणात्मक वाई के लिए माइनस जे कैप, धनात्मक के लिए, धनात्मक जेड के लिए के कैप और ऋणात्मक जेड के लिए माइनस के। धनात्मक का मतलब आगे की तरफ, ऋणात्मक एक्स का मतलब पीछे की तरफ, धनात्मक वाई ऊपर की तरफ, ऋणात्मक वाई नीचे की तरफ, धनात्मक जेड इस तरीके से बाहर की तरफ और ऋणात्मक जेड इस तरीके से अंदर की तरफ। तो ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप है इनको बोला जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लंबकोणीय इकाई सदिश या एकांक सदिश जो भी बोल दीजिए। कौन कौन से होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ के कैप किसके बराबर होगा। तो देखिए मॉड का मतलब हमने क्या बोला, परिमाण। ये हमसे क्या पूछ रहा है, आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण,
के कैप का परिमाण, तो हमने पढ़ा है कि जो इकाई सदिश होता है उसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो इन सभी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये थी कुछ जनरल बातें वेक्टर्स को लेके जो कि सभी को आना जरूरी है। अगर ये सब चीज़ें हम लोग सीख गए तो आगे हम लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।